हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का गोपालगंज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं आपका फिजिक्स टीचर रंजीत कुशवाहा। और हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम लोग सेकेंड चैप्टर कर रहे थे, और सेकेंड चैप्टर में हमने जैसे बताया कि हमारा दो सेगमेंट में बटा हुआ है। तो फर्स्ट सेगमेंट हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, और आज से हम लोग सेकेंड सेगमेंट जो है वो पूरी तरह से हम लोग कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आज से हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग कैपेसिटर्स के बारे में भी आगे चल करके पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा सेगमेंट होगा मुख्य रूप से चालक के बारे में होगा। चालक में कैसे हम चार्ज को दे सकते हैं, और चालक में चार्ज देने से उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज उत्पन्न होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। और फिर चालक में कैसे हम लोग चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक अपना। और आज का टॉपिक है कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी चालक स्थिर वैद्युतिकी। तो नाम से यह स्पष्ट है, चालक। चालक उसको कहते हैं जिसमें भरपूर मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वैसे स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जैसे अगर इसको हम एक चालक माने, तो अब ये कंडक्टर में जो भी अगर हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सभी इलेक्ट्रॉन्स इसके सरफेस पे रिसाइड करते हैं। भरपूर मात्रा में इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो कि आसानी से उसमें कहीं भी गति कर सकते हैं, बाउंडेड नहीं होंगे, किसी के द्वारा बंधे हुए नहीं होंगे। और ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सभी इसके सरफेस पे रिसाइड करते हैं, इसके बाहरी सरफेस पे रिसाइड करते हैं। ठीक है, तो इसके सरफेस पे ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। तो अब इसके अंदर अगर हम कोई भी, अगर सपोज करें कोई चार्ज अगर हम देते हैं, ठीक है, अगर इस कंडक्टर पर कोई अगर हम चार्ज दें, तो जो भी चार्ज देंगे, जैसे क्यू अमाउंट का अगर हम इस पे चार्ज ट्रांसफर करते हैं, तो ये जो चार्ज होगा वो इस फ्री इलेक्ट्रॉन द्वारा कैरी करके इसके पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसके पूरे सरफेस पे जो होगा वो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, और सभी जगह एक समान जो होगा वो चार्ज पाया जाएगा। जितना भी चार्ज दे, एक बार दे रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर थोड़ी देर के बाद कुछ और भी चार्ज देते हैं, वो भी इस पे रिडिस्ट्रीब्यूट होगा। जितना भी चार्ज देंगे सब इस पे सरफेस पे रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, पुनर्वितरण होगा, और इसके सरफेस पे एक समान रूप से चार्ज होगा वो इकट्ठा होगा हर जगह। ठीक है, तो अब इसके कारण इसमें जैसे अगर चार्ज देते हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टी उत्पन्न होती है, एक एक करके उस चीज को हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज मतलब सिंपली अगर कंडक्टर है उस पर आवेश नहीं दिया गया है, ठीक है ना, तो आवेश नहीं दिया गया तो जो भी उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके सरफेस पे रिसाइड करेंगे, पहली चीज ये। ठीक है, अगर आवेश नहीं दिया गया तो सारे स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस पे रहेंगे, अंदर में नहीं होता। यानी डेट मीन्स कि हम कहेंगे कि अंदर में कोई भी एक्सेस चार्ज जो होता है वो नहीं होता है कंडक्टर के अंदर। जो भी चार्ज होगा वो उसके सरफेस पे होगा, अंदर में कोई एक्सेस चार्ज नहीं पाया जाएगा। अगर हम इसको चार्ज देते भी हैं तो उस कंडीशन में भी जो भी चार्ज होगा इसके सरफेस पे रिसाइड करेगा, तो अंदर फिर से भी चार्ज होगा वो हमेशा जीरो रहेगा। यानी कोई भी आवेशित चालक होगा तो उसके अंदर में कोई एक्स्ट्रा आवेश या कोई भी चार्ज जो होगा वो नहीं पाया जाएगा। जो भी चार्ज होगा वो सारा चार्ज इसके सरफेस पे रिसाइड करेगा, अंदर में नो चार्ज एग्जिस्ट। ठीक है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, अब दूसरा जो पॉइंट है ये पहले से ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि किसी भी चार्ज्ड कंडक्टर के अंदर, कोई भी चार्ज्ड कंडक्टर हो, जैसे ये आवेशित हो गया, इस पे आवेश दिया गया है, ठीक है, तो इस पे आवेश दिया गया है, तो इसके अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी इसके अंदर कोई विद्युतीय क्षेत्र जो होगा, आवेशित चालक के अंदर कोई विद्युतीय क्षेत्र जो होगा अस्तित्व में नहीं होता है। अंदर में कोई विद्युतीय क्षेत्र नहीं पाया जाएगा। विद्युतीय क्षेत्र कहाँ पाया जाएगा, तो विद्युतीय क्षेत्र इसके सरफेस पे पाया जाएगा। इससे जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो बाहर में भी पाया जाएगा, लेकिन बहुत दूर जाएंगे तो फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। यानी बहुत दूर जाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे रिड्यूस होकर के खत्म हो जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस पे होगा, और अंदर में नो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अंदर में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, किसी भी चार्ज्ड कंडक्टर के अंदर, किसी भी चार्ज्ड कंडक्टर के अंदर जो होगा, ठीक है, पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इसको भी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि किसी भी चार्ज के अंदर जो विभव होगा, विभव, ठीक है, वो विभव जो होगा जिसको हम लोग भी से डिनोट करते हैं, उसका मान क्या होगा, नियत होगा, यानी कांस्टेंट होगा थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। यानी इस पूरे चालक के पूरे आयतन में अंदर में सभी जगह जो होगा विभव का मान एक समान रहेगा,
कहीं पर ना घटेगा ना कहीं पर बढ़ेगा, पूरे वॉल्यूम में एक समान रहेगा। अब एक समान रहेगा तो होगा कितना, तो वो सरफेस पर के विभव के बराबर होता है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इसके कि सरफेस पर जो विभव होता है उसके बराबर होता है, और सरफेस पर विभव कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। यानी अगर इसका रेडियस अगर कैपिटल आर अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो कैपिटल आर अगर ले तो कैपिटल आर भी हम इसको यूज कर सकते हैं, तो क्यू बटे आर। यानी अगर इसका मान लो कि रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, ठीक है, और इस पर क्यू आवेश दिया गया है, ये आवेशित है, ठीक है, और इस पर क्यू आवेश दिया गया है इसे, तो क्यू आवेश दिया गया है, तो इसके सरफेस पे जो विद्युतीय विभव होगा वो विद्युतीय विभव का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। और यही विभव जो होगा उसके अंदर में भी हर जगह एक समान रूप से कितना पाया जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो सरफेस पर जितना विभव होगा तो उतना ही उसके अंदर में भी हर पॉइंट पर सेम विभव पाया जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये हो गया, तो हम लोग पहला पॉइंट देख चुके, दूसरा देख चुके और तीसरा देख चुके, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं चौथा। चौथा क्या है कि किसी भी सरफेस पर, जैसे मान लेते हैं कि आवेशित ये कंडक्टर है, तो ये आवेशित कंडक्टर है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में तो जीरो होगा, लेकिन बाहर में सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जाएगा। तो सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस, यानी जो भी ये सरफेस का कोई भी पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट पर हमेशा ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जाएगा, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो जहां पर भी ले, जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ पर अगर हम कोई पॉइंट चूज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन या परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। अगर यहाँ लेते हैं तो इस डायरेक्शन में, यानी कहीं पर भी लेंगे उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट जो है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सरफेस के पास, यानी कोई भी चार्ज कंडक्टर है तो चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे, चूंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो गया, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या सरफेस के क्लोज में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मान होगा E इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि किसी भी चालक आवेशी चालक के पृष्ठ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जाता है। तो E इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग पढ़ भी चुके हैं, ठीक है, पिछले क्लासों में, कि इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पाया जाता है, ठीक है। तो ये जितने भी टॉपिक्स, ये जितना भी पॉइंट्स आपको बता रही है सारे पॉइंट्स आप पढ़ चुके हैं गॉसेस थ्योरम में, पोटेंशियल में, बस हम लोग यहाँ पे उसको लिस्ट कर रहे हैं, समरी कर रहे हैं, ठीक है, और इसी को हम लोग कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी आवेशित चालक के अंदर जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो इसका एक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, यानी इंग्लिश में इसको हिंदी में कहेंगे स्थिर स्थिर वैद्युत परिरक्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग स्थिर वैद्युत परिरक्षण। इसका मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी कंडक्टर है और उस पर अगर हम चार्ज दे रहे हैं बट क्या है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है, तो इसका मतलब कि जो भी चार्ज देंगे वो सब इसके सरफेस पे रहेगा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो बना रहेगा। तो अगर हम कोई ऐसा एक डिवाइस तैयार करें, एक ऐसा कोई डिवाइस तैयार करें जिसमें अगर हमको कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स है या कोई ऐसी वस्तुएं हैं जिसको हमको इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको प्रिजर्व करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको प्रोटेक्ट करना है, तो वैसे स्थितियों में हम लोग इस एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे हम एक दो प्लेट लेते हैं और इस प्लेट को हम लोग पॉजिटिवली चार्ज्ड इसको करते हैं, यानी धन आवेशित करते हैं इसको, और इस प्लेट को हम लोग ऋण आवेशित करते हैं, ठीक है। तो एक ऊपर वाला हो गया पॉजिटिव और नीचे वाला हो गया ऋण आवेशित। अब क्या है कि ये हमारा, अब इसके कारण जैसे ये पॉजिटिव टू निगेटिव और इस प्रकार से हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, ठीक है। अब ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये सेटअप हो गया, ठीक है। और समानांतर यहाँ पे लाइन खींच रहे हैं, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो एक समान है, क्योंकि ये पूरा प्लेट एक समान रूप से धन आवेशित है और ये नीचे वाला ऋण आवेश से
एक समान रूप से आवेशित है। तो इस कारण बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो बिल्कुल एक समान रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होगा, विद्युतीय क्षेत्र होगा, यानी समरूप विद्युतीय क्षेत्र होगा। अब अगर हम इस समरूप विद्युतीय क्षेत्र में सपोज करो कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस समरूप विद्युतीय क्षेत्र में एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र में हम यहाँ पर एक डिवाइस बनाते हैं, ठीक है, यानी एक ऐसा हम लोग डिवाइस बनाते हैं जो कि अंदर से खोखला है। डेट मीन्स ये कंडक्टर हो गया और ये वाला भाग जो है इसका खोखला है, ये कोटर हो गया, एक तरह से खोखला हो गया, और ये कंडक्टर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कंडक्टर हो गया और अंदर जो है वो खोखला भाग है, ये खोखला है, खोखला भाग हो गया ये। अब इस खोखले भाग में, अब चूंकि ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए तो क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि जितना जैसे यहाँ तक कंडक्टर है, कंडक्टर के बाहर ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे आया, यहाँ पे खत्म, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अब यहाँ से जनरेट हो रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे आया, यहाँ पे खत्म, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ये आया, यहाँ पे खत्म, और फिर यहाँ पे जनरेट हो रहा है। डेट मीन्स की क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको पास नहीं कर सकता है, ठीक है। डेट मीन्स कि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसके अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो सकता। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे खत्म होगा और फिर अपोजिट साइड से यहाँ से जनरेट हो जाएगा और फिर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बढ़ जाएगा। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जीरो। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वाले क्षेत्र को हम किसी भी कोई भी ऐसा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रति काफी सेंसिटिव डिवाइस है, जैसे कि कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स हो गए, ठीक है, जैसे रैम हो गया, मदरबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, तो ये सब जो कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हाईली सेंसिटिव होते हैं आप बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा, क्योंकि अर्थ के चारों तरफ भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। अर्थ के चारों तरफ जो है वो 100 वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी चूंकि हम लोग उस फील्ड में है, हमारा बॉडी उस चीज को अडॉप्ट कर चुका है, इसलिए इस फील्ड को हम लोग समझ नहीं पाते या हमको अनुभव नहीं हो पाता है। लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थ के चारों तरफ है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जी रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। तो अगर वैसे बहुत सारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं जो हाईली सेंसिटिव होते हैं, खराब हो सकते हैं, तो वैसे डिवाइसेज को हम यहाँ पर उसको प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए उसको यहाँ पर अगर हम रखें इस तरह की व्यवस्था के अंतर्गत, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे इस पर कितना भी पड़े, इसके अंदर जो रखा हुआ इक्विपमेंट्स होगा वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहरी विद्युतीय क्षेत्र से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो खराब नहीं होंगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युत परिरक्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। दैट मीन्स की जो कि काफी संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियों को बाहरी विद्युतीय क्षेत्र से बचाने के लिए, ठीक है, बाहरी विद्युतीय क्षेत्र से उसको बचाने के लिए जो भी युक्ति का उपयोग किया था, उसी युक्ति को हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युत परिरक्षण। और ये कैसे काम करता है, सिद्धांत क्या हो गया, तो सिद्धांत हो गया कि किसी भी आवेशित चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र शून्य होता है, ठीक है। तो इसी सिद्धांत पर ये काम करता है। आवेशित चालक है, उसके अंदर खोखला भाग है, उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र शून्य होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस विधि का हम उपयोग जो है स्थिर वैद्युत परिरक्षण के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये इसी के ये जो हम यहाँ पर पढ़े, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होता है, उसी का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, लाइफ सेविंग एप्लीकेशन भी है, इसका जीवन रक्षी एक उपाय भी है, या इसका जीवन रक्षी जो है एक अनुप्रयोग यहाँ पर भी है। जैसे कि बारिश के दिनों में जब बिजली कड़क रही होती है, जब बहुत ज्यादा ठंडर गिर रहा होता है, ठीक है, तो उस स्थिति में जब अगर हम सड़क वगैरह पे जा रहे होते हैं तो फिर सोचते हैं कहाँ छुपे, बिजली से कैसे बचे, तो ज्यादातर लोग जो होते हैं वो पेड़ के नीचे छुप जाते हैं। लेकिन ये जो होता है वो सही नहीं है, ठीक है, पेड़ के नीचे आप छुपना जो है वो सही नहीं है, क्योंकि बिजली उस पर ज्यादा गिरने के चांसेस रहते हैं। तो उस स्थिति में अगर इस विधि का उपयोग करें तो आप देखेंगे क्या कि अगर बंद बॉडी की कोई भी गाड़ी हो, जैसे कि मान लेते हैं कोई कार हो गया, ठीक है, जिसका बॉडी मेटल का बना हुआ हो, ठीक है, और तो उसके अंदर अगर हम बैठे, तो उसके अंदर बैठेंगे तो क्या होगा कि जो बाहरी उसकी जो बॉडी है वो क्या है कि वो मेटल की बनी हुई है, तो अगर उस पर ठंडर या चार्ज, अगर हेवी चार्ज अगर या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उस पर गिरता है, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो भी अगर उस पर गिरता है तो फिर
जो आवेश होगा, ठीक है, जो भी चार्ज होगा, वो चार्ज जो होगा वो उसके बॉडी के जो मेटल का जो बॉडी है उससे हो करके और उसके फिर जमीन चक्के के थ्रू वो जमीन में चला जाएगा, क्योंकि जो गाड़ियों के जो टायर जो होते हैं वो भी स्लाइटली कंडक्टिंग बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उस तरह से उसके बॉडी से होते हुए जमीन में चला जाएगा और उसे बैठा हुआ व्यक्ति ज्यादा सुरक्षित रहेगा। इसलिए इसलिए इसको हम लोग कहते हैं लाइफ सेविंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, यानी स्थिर वैद्युत परिरक्षण का एक जीवन रक्षी उपयोग है ये, ठीक है। तो वहां पर भी इस विधि का उपयोग किया जाता है, यानी सिंपल सी बात है कि अगर ठंडर गिर रही हो तो बंद बॉडी के कोई भी कार हो या बस हो उसमें अगर हम बैठे तो हम ज्यादा सुरक्षित रह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स है और ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड टॉपिक्स है। हाँ, स्थिर वैद्युत परिरक्षण के बारे में लिखने के लिए भी आता है, कभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है कि स्थिर वैद्युत परिरक्षण क्या है, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि किसी भी संवेदनशील उपकरण को, इलेक्ट्रॉनिक संवेदनशील उपकरण को बाहरी विद्युतीय क्षेत्र से सुरक्षा प्रदान करना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहा जाता है, ठीक है। और यह जो है किसी आवेशित चालक पर, किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र शून्य होता है, इसी सिद्धांत पर यह काम करता है, ठीक है। बस इतना ही लिखना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका होता है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो होगा पढ़ना हम लोग को नेक्स्ट कैपेसिटेंस के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपेसिटेंस, धारिता। कैपेसिटेंस धारिता। अब ये धारिता क्या है, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं धारिता के बारे में। कैपेसिटेंस तो किसी भी वस्तु में, ये धारिता किसी भी चीज की भी हो सकती है। हम लोग ऐसे चालक के बारे में पढ़ रहे हैं तो उस पर भी आते हैं। जैसे सपोज करो कि ये बोतल है, पानी की बोतल है, मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब ये पानी की बोतल मान लें, इसको आधे लीटर की बोतल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इससे 500 ml इसमें पानी आएगा। डेट मीन्स की इसकी कैपेसिटी हो गई 500 ml की, ठीक है। तो इसी प्रकार से किसी भी वस्तु में कुछ भी रखने की जो क्षमता होती है, ठीक है ना, धारण करने की जो क्षमता होती है, उसी को उसकी हम धारिता कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर पानी, जैसे ग्लास है, ठीक है, ग्लास में 250 ml पानी आता है, ठीक है, तो ग्लास की धारिता 250 ml हो गई। कोई बॉटल है 1 लीटर पानी आता है, तो उसकी धारिता जो हो गई वो 1 लीटर की हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से अगर, तो ये पानी रखने की उसकी क्षमता हो गई, लीटर में उसको मापते हैं। लेकिन इसी प्रकार से अगर कोई चालक है और उस चालक को अगर हम आवेश दे रहे हैं, ठीक है, तो उस चालक में आवेश को रखने की भी जो क्षमता होती है, उसी क्षमता को हम लोग चालक की धारिता कहेंगे। यानी किसी भी चालक में आवेश को रखने की क्षमता, आवेश को धारण करने की क्षमता को हम चालक की धारिता कहेंगे। तो जितना आवेश हम उस पर दे सकते हैं वही उस चालक की धारिता कही जाएगी, ठीक है। तो चालक की धारिता को जो है हम लोग सी से डिनोट करते हैं। चालक की धारिता, चालक की धारिता को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब ये चालक की जो धारिता है वो हम लोग कैसे इसको मतलब डिफिनीशन तो ये हो गया कि किसी भी चालक में आवेश के धारण करने की क्षमता को हम लोग चालक की धारिता कहेंगे, ठीक है। अब इस धारिता जो है ये किस चीज पर डिपेंड है, जैसे अगर हम चालक की बात करें, ठीक है ना, तो चालक की धारिता जो है अब अलग अलग, जैसे आप, जैसे छोटा चालक है तो उसकी धारिता छोटी होगी, बड़ा चालक है तो उसकी धारिता और बड़ी होगी, और बड़ा चालक होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे चालक का आकार बड़ा होगा वैसे वैसे चालक की धारिता जो होगी वो बड़ी होती जाएगी। तो चालक की धारिता जो होती है उसके आकार पर डिपेंड करती है, और भी चीजों पर डिपेंड करती है। तो उसको हम लोग आगे देखें कि कैसे कैसे किन किन चीजों पर चालक की धारिता उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। अभी फिलहाल देखते हैं हम लोग। तो चालक की धारिता जो है, ठीक है, जैसे किसी भी वस्तु को, जैसे अगर हम हीट देते हैं, हीट, ऊष्मा देते हैं, तो उस वस्तु का क्या बढ़ता है, टेम्परेचर, ठीक है। यानी किसी वस्तु को अगर हम ऊष्मा दें तो ऊष्मा देने से उस वस्तु का ताप बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे ऊष्मा देंगे, जितना ज्यादा ऊष्मा देंगे उतना उसका जो होगा वो तापमान बढ़ेगा। वैसे ही किसी वस्तु को अगर हम आवेश दें तो आवेश देने से उस वस्तु का विभव बढ़ता है। आवेश देने से क्या होगा, उस वस्तु का विभव बढ़ेगा। दैट मीन्स की जो वस्तु का जो विभव होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आवेश पर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा आवेश देंगे उतना ज्यादा उसका विभव बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर
v इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाए तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट हम ले लेते हैं, ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्यू बाई सी, ठीक है, तो ये हमारा मिलेगा v बराबर क्यू बाई सी, जहां c क्या होगा, c को हम लोग कहेंगे चालक की धारिता, चालक की धारिता, सी जो होगी वो चालक की धारिता हो जाएगी। और इस तरह से सी का अगर हम मान निकालें तो ये हो जाएगा Q इंटू भी, ठीक है, तो Q इंटू भी चालक की धारिता हो जाएगी, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं सर, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।